Okay, everyone, very good afternoon. Welcome to CA Foundation Fast Track Batch, lecture number 9th of Business Economics. Exceptions वाला टॉपिक करना था लॉ ऑफ डिमांड का. ओके, बाकी हमारा सारा टॉपिक हो चुका है. एक्सेप्शंस में जो हमने सबसे बड़ा टॉपिक कल कवर कर लिया था दैट वाज गिफन. ठीक है, गिफन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी आपको. गिफन किसने दिया था ये हमने कल बात कर ली थी. इट वाज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन. ठीक है, ये एक्सेप्शंस की बात क्यों उठी? एक्सेप्शंस की बात इसलिए उठी कि जब भी कोई लॉ बनता है, जब भी कोई थ्योरी बनती है, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट तो हो जाती है, लेकिन कुछ दो चार बंदे ऐसे होते हैं जो उस थ्योरी को नहीं मानते. ठीक है, ऐसे ही ना सर रॉबर्ट गिफन ने एक किसी सपोज करो कि किसी ग्रुप में ये चीज को नोटिस किया कि जब ना किसी गुड की प्राइस इंक्रीज हुई, बेसिकली ना उन्होंने ब्रिटिशर्स पे ये नोटिस किया था. ठीक है, वो ज्यादा क्या खाते हैं ब्रिटिशर, जो वेस्टर्न ब्रेड खाते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि ना जब ब्रेड की प्राइस राइज हो गई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना डिमांड फॉल नहीं की, उन्होंने डिमांड इंक्रीज कर दी. ठीक है, वो कहते हैं यार ये तो मेरे लॉ ऑफ डिमांड, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट चला गया, ये ऐसा क्यों है? वो क्या कहते हैं कि गिफन वो गुड्स भी होते हैं, ये लिखा गया है नेट पे, जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि वॉर टाइम पे पोटैटोज वाली एक एग्जांपल देखने को मिलती है गिफन वाली में. ठीक है, ब्रेड वाली तो मिलती ही मिलती है. ठीक है, लेकिन वो जो एग्जाम्पल सर रॉबर्ट गिफन देते हैं वो बहुत पुरानी है बच्चे. मैंने पहले भी बताया इकोनॉमिक्स एक डायनेमिक सब्जेक्ट है. डायनेमिक का मतलब रोज चेंज होता है, थ्योरीज चेंज होती है. जो पहले सर रॉबर्ट गिफन ने बताया था वो अब अप्लाई नहीं होता है. तब उन्होंने पता है क्या चीज बताई थी? ब्रेड और मीट, नॉन वेज की एग्जाम्पल ली थी उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर ज्यादा वही कंज्यूम करते हैं. वो कहते क्या हुआ कि उसकी ना प्राइसेस बढ़ गई, चाहे वो नॉन वेज था चाहे वो ब्रेड थी. उन्होंने डिमांड कम करने की बजाय ना डिमांड को बढ़ा दिया. यार ऐसा क्यों हुआ? वो कहते कि कुछ ऐसे गुड्स जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ सकती हूँ लेकिन उनको नहीं छोड़ सकती, एक तरीके की नेसेसिटी है मेरी. ठीक है, तो उनकी अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तब भी मैं डिमांड को इंक्रीज करूंगी. यहां से उनके दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, ब्रिटिशर्स के ऊपर रूल ये अप्लाई हुआ था सबसे पहले. ओके, लेकिन अब जो मैंने अभी वर्ड आपको बोला नेसेसिटी, गिफन पे अब वो चीज अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, कि गिफन नेसेसिटी है, गिफन को आप छोड़ नहीं सकते हो. गिफन जो है हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है और दूसरे गुड की प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस गैप बहुत ज्यादा है. जो हमने कल समझा आपने वही देखना है. कई बच्चे क्या करते हैं, नेट पे इस चीज को सर्च करते हैं. ठीक है, गिफन के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन बच्चे वो बहुत पुरानी है जो वहां पे दी गई है. ठीक है, अब दोबारा तो गिफन पैराडॉक्स ये सर रॉबर्ट गिफन आके दोबारा तो अपनी थ्योरीज को मेंड करेंगे नहीं. ठीक है, आपने वो पढ़ के अपने कंसेप्ट को नहीं हिलाना है. ओके, नेट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन कई बार हानिकारक होती है. ठीक है, तो प्लीज एक्सेस इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही समझना है. क्लियर? चलो, सेकेंड इज बहुत इजी है. क्या है? इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का मतलब मुझे पता है कि कोई बंदा जानबूझ के या कोई बंदा मुझसे प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, आई नो. ठीक है, लेकिन ड्यू टू माई इग्नोरेंस मैं कहती हूँ कौन सिरदर्दी करेगा, कौन पता करेगा कि इसका रेट सही है या नहीं, कौन पता करेगा कि रेट कम पे चीज मिलती है, मैं इसी से परचेज कर देती हूँ. दिस इज माई इग्नोरेंस. ओके, थर्ड ये भी, इसमें यही दो मेन है. थर्ड है आपका यहाँ पे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. इसके सारे नाम याद होने चाहिए आपको, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्पीशियस गुड्स, स्नॉब वेबलन गुड्स, बिकॉज दिस वाज गिवन बाय स्नॉब वेबलन. ठीक है, जैसे गिफन किसने दिया था? रॉबर्ट गिफन ने दिया था. वेबलन गुड्स को किसने दिया था? स्नॉब वेबलन ने दिया था. इसको हम प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट भी बोलते हैं. अब इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपको पूरी सोसाइटी से अलग करते हैं. ठीक है, देखो हर बंदे ने नॉर्मल चीजें पहनी होती हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है, कोई लग्जरी चीज है, तो आपको वो पूरी सोसाइटी से अलग कर देगा. ठीक है, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि पूरी सोसाइटी से कोई अलग फीचर है तुम्हारे पास, तुम आपको अलग वो क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज पहनी है या आप कोई ऐसी चीज को पोजेस करते हो जो बाकियों के पास नहीं है. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो चीज महंगी होगी, बाकी लोग उसको खरीद नहीं पा रहे होंगे. ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं कोई चीज लेती हूँ, आपके पास भी है मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है, तो मेरे को वो डिस्टिंक्ट कर देगा आप लोगों से, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, पेंटिंग्स में लगा सकते हो. ओके,
लोगों के पास पेंटिंग्स होती हैं घरों पे, लेकिन किसी के पास तो घरों पे लाखों में भी पेंटिंग्स होती हैं। दैट इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। लोग वो क्यों लगाते हैं घरों पे, लोग वो क्यों पोजेस करते हैं, ताकि सबको पता चले कि हमने इतनी महंगी चीज खरीदी हुई है। इट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए थी क्योंकि वो महंगा था, ठीक है, प्राइस ज्यादा थी, तभी वो जो रिच सेगमेंट है, इसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर किसी चीज की प्राइस डाउन आ जाएगी, कोई लग्जरी गुड की प्राइस डाउन आ जाएगी, फिर वो जो नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी उसको खरीदने लग जाएंगे, तो डिमांड तो बढ़ जाएगी। नो, दिस पॉइंट इज ओनली फॉर रिच सेक्शन। आप ये पूरा का पूरा जो पॉइंट पढ़ रहे हो, ये ओवरऑल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कौन खरीदते हैं? रिच पर्संस खरीदते हैं। आप ये वाला जो एक्सेप्शन वाली चीज पढ़, ये भी रिच सेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, या पूरी ऑल ओवर सोसाइटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप ओवरऑल सोसाइटी के लिए पढ़ोगे ना, फिर तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? कोई गुड था, ठीक है, पहले हम लोग उसको, डायमंड्स ले लो, ठीक है, हम लोग उसको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि महंगा है यार, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज्यादा लेता है ताकि हमें ये पता चले कि हाँ कोई महंगा गुड है, वो हमें डिस्टिंक्ट बनाता है। ओके, अब क्या हुआ, वो डायमंड सस्ते हो गए, सभी लोग खरीद पा रहे हैं, मैं नहीं लूंगी, सपोज करो पहले मैं ले रही थी, आप लोग नहीं ले रहे थे, ठीक है, अब डायमंड जो है वो सस्ता हो गया, आप लोग ले पा रहे हो, मैं नहीं लूंगी वो गुड। तो अगर मैं ओवरऑल इंपैक्ट देखूं तो डिमांड तो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए बात कर रही हूँ। ये जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट है, वो सिर्फ रिच सेगमेंट के लिए, जो पहले वो लग्जरी गुड खरीदते थे, अब वो लग्जरी गुड नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि अब वो सस्ता हो गया, अब उनको वो डिस्टिंक्ट थोड़ी रखेगा, अब वो अलग थोड़ी रखेगा, वो तो सबने ली होगी अब वो चीज, ठीक है। एप्पल की एग्जांपल ले लो यार, एप्पल फोन की, आईफोन की, ठीक है, पहले कोई किसी पर्सन के पास होता था, नॉर्मली 80% बंदों के पास सैमसंग होता था, ठीक है। हालांकि सैमसंग के फोन ज्यादा महंगे हैं, लेकिन एप्पल एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन चुका है। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि यार पहले एक आधे पर्सन के पास होता था, तो वो यार शो ऑफ करता था, ठीक है, पीछे ट्रांसपेरेंट कवर डलवा के उसका वो एप्पल दिखाता था कि हाँ यार मेरे पास एप्पल है। ओके, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्योंकि प्राइसेस डाउन आ जाती हैं, हर एक चीज की प्राइस को इंक्रीज करने की एक लिमिट होती है, पुराने जो मॉडल्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, तो लोग वो बाय करते हैं, मैं भी वही बाय करती हूँ, ठीक है, लोग तो क्या। तो अब इसका मतलब क्या है कि यार पहले वो कोई कोई खरीद रहा था, अब सबके पास है, तो क्या वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन रहा? वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहा। जो रिचर सेक्शन है, अब वो गुड नहीं खरीदेगा, वो कुछ और ढूंढेगा कि यार किससे मैं अलग दिखूं। दिस इज दिस प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट, दिस इज दिस स्नॉब वेबलन गुड्स। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट इज योर गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली। आज कोई गुड है, वो महंगा है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है फ्यूचर में और महंगा हो जाएगा। गोल्ड, ठीक है, आज महंगा है, ठीक है, अगर हम पिछली रेट से कंपैरिजन करें तो बहुत महंगा है। ओके, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार आगे जाके और महंगा हो जाएगा, आज हालांकि प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी तुम आज की डिमांड क्या करोगे? आज की डिमांड बढ़ाओगे, ठीक है। प्राइस ज्यादा है फिर भी डिमांड बढ़ा रहे हो, व्हाई? रीजन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि और महंगा हो जाएगा ये वाला गुड, ठीक है। देन इज योर नेसेसिटीज। देखो नेसेसिटीज के ऊपर तो लगता ही नहीं है गुड। ओके, नेसेसिटीज में हम क्या मान के चलते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस फॉल होगी, आपको वो गुड चाहिए ही चाहिए, तो आप परचेस करोगे, उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होता। देन अदर एक्सेप्शंस में, ये ना अदर एक्सेप्शंस में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, अगर हम उन चीजों को कांस्टेंट ना माने, ठीक है, तो वो भी आ जाती हैं। हालांकि आप ये अदर एक्सेप्शंस वाला पॉइंट यहाँ से काट सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट जो अगला है, ये न्यू पॉइंट है आप लोगों के लिए, दिस इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, दिस इज नॉट नेसेसिटीज, दिस इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। नेसेसिटीज तो तीन ही है, ओके, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ, जिसकी आप बात यहाँ पे कर रहे हो फिफ्थ पॉइंट पे, फिफ्थ और सेवंथ पॉइंट में डिफरेंस है। फिफ्थ पॉइंट वो है जो सबकी नेसेसिटीज है, जो सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज वो है जो चाहिए नहीं, तुम्हें चाहिए नहीं, लेकिन तुमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि वो अब तुम्हें नेसेसिटी लगने लग गई है, ठीक है। लाइक हमारे पास अपना व्हीकल होना चाहिए, हमारे पास अपना फोन होना चाहिए, ठीक है। पहले ये नेसेसिटी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप इसके बिना जी नहीं सकते। नेसेसिटी क्या होती है? जरूरत, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसिटी। ये तो एक तरीके से कंफर्ट ले लो या लग्जरी ले लो, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको नेसेसिटी बना लिया है, आप इसके बिना आप जी नहीं सकते हो, ठीक है।
खाने के बिना जी लोगे, लेकिन मोबाइल फोन के बिना नहीं जी सकते हो, खाना ही नहीं अंदर निकलता जब तक सामने वीडियो ना चल रही हो। ओके, तो इट मीन्स दैट इज योर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। ओके, अगर उसकी प्राइसेस राइज भी होंगी तब भी आप उसकी डिमांड ज्यादा ही करोगे। क्लियर? ओके मैम। स्पेक्यूलेटिव गुड्स, देखो स्पेक्यूलेटिव गुड्स मेनली क्या होते हैं, जिन गुड्स को ना हम ट्रेड करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें ना रिस्क का एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमें लगता है कि हम कोई चीज को परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। गोल्ड को खरीदा, हमें एक्सपेक्टेड है कि कल को महंगा हो जाएगा, तो हम इसको कल और महंगे रेट पे बेच देंगे। आज भी प्राइस ज्यादा है, लेकिन लगता है कल को और महंगा हो जाएगा, तो हम फॉर ट्रेडिंग पर्सन बेचने के लिए आज उस गुड की डिमांड को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। स्पेक्यूलेटिव गुड्स। क्लियर? दीज आर योर एक्सेप्शंस। यही हमारा रह गया था इस पूरे चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है, मैं शुरू से शुरू आपको एक समराइज बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज डिमांड। वन डिमांड मींस वन शेड्यूल, ठीक है। देन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, पूरे शेड्यूल में से, पूरे शेड्यूल में से एक कॉम्बिनेशन उठा लो, प्राइस का, क्वांटिटी का। ओके, 5 एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के। कौन कौन से? सबसे पहला होता है विश, एबिलिटी, देन विलिंगनेस टू स्पेंड, प्राइस, टाइम। ओके, फिर हमने पढ़ा कि डिमांड के जो हमारा मेन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। ओके, मेन डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है वो 3 है। ओन प्राइस है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड में 2 है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड थर्ड इज योर इनकम। इनकम के बेसिस पे आपके 2 तरीके से कैटेगराइजेशन की जा सकती है, या तो वो नॉर्मल गुड होगा या इंफीरियर। इंफीरियर जस्ट मींस यू हैव अ बेटर ऑप्शन, नॉर्मल मींस यू डोंट हैव एनी ऑप्शन आफ्टर दिस। बस इतना सा समझना है आपको। अगर इनकम बढ़ेगी और अभी आप इंफीरियर गुड को परचेज कर रहे हो, यू हैव अ बेटर ऑप्शन, यू विल परचेज नॉर्मल। अभी आप नॉर्मल गुड परचेज कर रहे हो, इनकम बढ़ गई, क्या कोई और ऑप्शन है? नहीं है, यू विल ओनली परचेज नॉर्मल। ठीक है, मेन हमने ये पढ़े। देयर आर मेनी मोर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ओके, फिर हमने बात की 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, दैट इज व्हाट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका मैंने सीधा सीधा सा एक आपको मतलब बताया था, अगर अपनी प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही है, अपनी प्राइस की वजह से, तो एक ही कर्व बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एंड एक पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी शिफ्ट, उससे चेंज होता है टू अनदर पर्टिकुलर प्राइस, अनदर पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में या डिमांड में? क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। इट इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। The second movement is shift in demand curve. This is the factor other than own price. Own price के अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं उससे 2 कर्व्स बनेंगे, whether it is forward shift, whether it is backward shift. This is change in demand or quantity demanded. This is change in demand. Okay. फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिमांड को इफेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर प्राइस का इफेक्ट देखो ऑन डिमांड, दैट बिकम्स लॉ ऑफ डिमांड, दैट बिकम्स लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के हमने रैशनल के पॉइंट्स पढ़े, व्हाट आर द रीजंस, 5 कारण पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डीएमयू, सेकंड इज इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर ग्रुप, फिफ्थ इज अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो आपने रीड किया दैट इज एक्सेप्शंस। इसमें जो मेन पॉइंट स्टडी करने वाले हैं दैट इज गिवन गुड्स एंड आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मेनी मोर। क्लियर? दिस वॉज योर डिमांड चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में करवा दिया आपको। चलिए, पहले ना यूनिट 2 चैप्टर 2 पे जाने से पहले, विच इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां से भी एक आधा न्यूमेरिकल तो पक्का आता ही आता है। ओके, मैं कुछ डाउट्स लेना चाहूंगी, दैट इज फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, होता है मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कुछ डाउट्स थे मेरे पास बच्चों के, मैंने क्वेश्चन नंबर को भी नहीं हिलाया है। फर्स्ट डाउट वाज 31st क्वेश्चन, इकोनॉमिक लॉज आर एसेंशियली, देखो जो लॉज बनती हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, वो क्या है, वो क्या है, वो ये पूछ रहे हैं। सबसे पहला, इसकी मैंने ग्रीन जो किया हुआ दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो कि आप ना उसको किसी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट मींस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। जब लॉ ऑफ डिमांड बना
तब जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने काफी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे कि हाँ यार जब प्राइस कम होती है तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने लॉ बना डाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज उसको प्रूफ करना चाहूं, ठीक है, तो मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर बेसिस, फैक्ट्स, थ्योरीज, ऐसी चीजें नहीं है जिससे मैं कर सकूं, ठीक है। हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है। अंधेरे में हम कह सकते हैं कि तीर मारा हुआ है, ओके। देन कंडीशनल, व्हाई इट इज कंडीशनल? हर लॉ की assumptions होती हैं, हमने अभी तो लॉ ऑफ डिमांड की भी पढ़ी, ठीक है। क्या कि यार लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट सेट्रस पेरिबस, जिसको हमने पढ़ा। क्या हम कोई भी लॉ को विदाउट कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो, अब कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता कि यार मैम यही आंसर क्यों बना। स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस जो आपको लगती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो बी ऑप्शन पे पहले देखते हैं। हाइपोथेटिकल, चलो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने ये क्वेश्चन पहली बार आया तो आपको हाइपोथेटिकल समझ में नहीं आ रहा क्या, लेकिन अनकंडीशनल तो समझ में आता है, ठीक है। क्या आपके जितने भी लॉज है वो अनकंडीशनल है? नहीं है, तो मतलब ये तो ऑप्शन है ही नहीं है, काट दो, हाइपोथेटिकल वर्ड ही बाहर निकल गया, ठीक है। चलो न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब सारे लोगों के एक जैसा लॉ लगता है, ऐसा होता है? रिजिड है? रिजिड है? नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चेंजेस करते रहते हो इसमें, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। न्यूट्रल ही नहीं है, सबसे पहली बात तो। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार कि ये सब्जेक्टिव्स होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब समझते हो? पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास। दिस इज नॉट न्यूट्रल, ये भी गायब हो गया, तो बचा ये। क्लियर? तो हमारे जो इकोनॉमिक के लॉज हैं वो क्या है? हाइपोथेटिकल है एंड कंडीशनल है, ओके। then what is which of the following is the best general definition of the study of economics? कहते हैं नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है। जहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं, दैट इज इसमें ना वो बीच में एक छोटा सा वर्ड घुसा देंगे, नॉट, ठीक है। वो तुम पढ़ोगे नहीं, वो तुम ओवरव्यू कर डालोगे, ठीक है, तुम पढ़ लोगे जो तुम पढ़ना चाहते हो, ओके। यहाँ पे लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट डेफिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं वो, ठीक है। तुम पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन और नीचे वही टिक करोगे जो बेस्ट डेफिनेशन है। क्लियर? तो मेन है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या पूछ रहे, नीचे दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगती है। पहली, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हालांकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है ना, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखना चाहिए था, तो ज्यादा क्लियर हो जाता आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन नहीं भी लिखा, आप सीए के पेपर को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ओके। फर्स्ट वन, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो की बातें, ठीक है, तो हम इसमें नहीं ले सकते हैं। चलो, बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन ये ओपन इकोनॉमी की बात है, पूरी इकोनॉमी की बात, ये भी मैक्रो है। अच्छा, अगर ये माइक्रो ना भी लिखा होता ना तो भी आपको पता चल जाता, ये भी मैक्रो की है, ये भी मैक्रो की है, ठीक है। थर्ड पढ़ो जरा, इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी, किसकी है? चलो माइक्रो की है, अभी लिखते हैं सिर्फ, बाद में देखेंगे ये क्या बोल रहा है। बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, मैक्रो, मैक्रो। तीन डेफिनेशंस मैक्रो की हैं, एक ही है माइक्रो की, एंड यू नीड टू चूज ओनली वन। अगर वो मैक्रो के बारे में बात करता, ठीक है, तो तुम्हें तीन चूज करनी पड़ती, तीन का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, एक ही चूज कर सकते हो, थोड़ा दिमाग ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? सी, सी ऑप्शन, ओके। सोशल चॉइस का मतलब क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी कैसे चूज करती है, इट इज नॉट मैक्रो, इट इज नॉट मैक्रो। वो बात करते हैं कि सोसाइटी, एक सेक्शन कैसे चूज कर रहा है इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी है उसकी वजह से सोसाइटी, एक इंडिविजुअल, सोशल चॉइस का मतलब एक इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या क्या चूज करता है, ओके। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करते हो ना आप लोग, ओके, वो इसी में होती है माइक्रो में, ओके। इकोनॉमिक गुड्स आर गुड्स विच cannot be increased in quantity, cannot be increased in quantity, नहीं इंक्रीज कर सकते हो? कर सकते हो, हमने पढ़ा तो है पहले चैप्टर में कि यार जो आपकी डेफिनेशन है वो गलत है, वो रिजिड है, और आपकी ओवर द टाइम चीजें बढ़ी हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, गुड्स बढ़े हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ओबे द लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कहाँ लिखा गया है?
इकोनॉमिक गुड्स सिर्फ वही गुड्स हैं जो सारे लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को फॉलो करेंगे। क्या है, पहले तो ये ऑप्शन ही क्लियर नहीं है। व्हाट आर द लॉज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं यार, ठीक है, किसकी, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बहुत सारे लॉज हैं, इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे लॉज हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, किसकी बात कर रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, क्लियर नहीं है जब तक ऑप्शन आप टिक नहीं करोगे। ओके, देन आर लिमिटेड इन सप्लाई। अच्छा, अगर आपको दो ऑप्शंस में थोड़ी कंफ्यूजन हो, चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सपोज करो आपको ये भी सही लग रहा है और आपको ये भी सही लग रहा है, देखो दोनों की वेटेज किसमें किसकी ज्यादा है, ठीक है। सी पढ़ो जरा, अब तो तुम्हें पता ही चल गया सी, मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है, सी। देन आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड आर स्कार्स। तुम्हें ये ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है ऑप्शन, अगर मैं बी और सी को दोनों को वेट करूं, ओके। लास्ट देख लो, आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, ये इनकम्प्लीट है बच्चे, ये सिर्फ स्कार्सिटी की बात करता है, ठीक है, लेकिन स्कार्सिटी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। स्कार्सिटी के साथ साथ एक और एडिशनल फीचर भी आ गया, क्या, लिमिटेड इन सप्लाई, पीछे से लिमिटेड आ रहा, रिजिड इन सप्लाई नहीं बोला, रिजिड इन सप्लाई नहीं बोला, जो कि ये पहले ऑप्शन में बात कर रहे थे। पहले ऑप्शन में ये क्या बात करते हैं कि यार सप्लाई रिजिड है, क्या आपकी सप्लाई रिजिड है, नो, लिमिटेड है, सप्लाई तो बढ़ रही है यार, लेकिन तुम्हारी डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि तुम्हारी सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है, ये सीन है, ओके, द आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सी, इकोनॉमिक लॉज आर मियर, इसको तो नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, ठीक है, अगर आ जाए तो इसको याद कर लो, क्या कहते हैं, दीज आर द मेयर स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब कई बार लग भी जाएगा, कई बार नहीं भी लगेगा, रिजिड नहीं है, ठीक है, हमने ऊपर देखा तो है कि दिस इज नॉट रिजिड। टेंडेंसी का मतलब कई बार ज्यादा डोमिनेट रहेगा, कई बार कम डोमिनेट करेगा, कई बार अप्लाई हो जाएगा, कई बार अप्लाई नहीं होगा, सब्जेक्टिव है, ओके। These are exact as physical laws, physical laws का सिंपल मतलब है कि जो साइंस के लॉज होते हैं जितने वो आपके एग्जैक्ट होते हैं उतने ये लॉज भी एग्जैक्ट होते हैं, नो, ठीक है। देन इकोनॉमिक लॉज आर परमानेंट, रिजिड अभी मैंने बोला, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट न्यूट्रल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो होता ही नहीं, दीज आर द मेयर स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज, ओके। What implications does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Implications का मतलब your result, your reasons, ठीक है, क्या है resource scarcity के for the satisfaction of want? Not all the wants can be satisfied. चलिए सेकंड पढ़ते हैं हम, ठीक है। We will never be faced with the need to make choices. क्या ये ऐसा हो सकता है कि आपको कभी चॉइस ही ना करनी पड़े, आपके पास हर चीज अनलिमिटेड हो जाए, ठीक है, ये चॉइस नहीं है। वी मस्ट डिवेलप वेज टू डिक्रीज अवर इंडिविजुअल वांट्स, क्या आप अपनी वांट्स को डिक्रीज कर सकते हो, क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे आप अपनी वांट्स को खत्म करो, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, ओके। The discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy wants. अब ये क्या कहते हैं कि न्यू नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी करो ताकि हमारी जो एबिलिटी है या सेटिस्फाई वांट करने की हमारी क्षमता है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इससे अब आपको दो ऑप्शंस में यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, ए या डी, मैम व्हाट शुड बी द आंसर, है ना। आप ये देखो आपको बेस्ट क्या लगता है, कई चीजें बच्चे आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि वो सीए मॉड्यूल के जो आंसर्स हैं आपको वही वहां पे टिक करने पड़ेंगे, ओके। कई बार हमें लगेगा कि नहीं मैम इसका ज्यादा अच्छा डी लग रहा है हमें, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली वाली चीज में ना ये डी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। अगर आप सिर्फ इतनी सी पॉइंट बोलो कि सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता तो इसमें ऑलमोस्ट आपका डी ऑप्शन कवर हो जाता है। आप चाहे न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिस्कवर कर लो तब भी आपके वांट्स तो अनसेटिस्फाइड ही रहेंगी, बस इतना सा आपको यहाँ पे देखना है, ओके। देन what implications does resource scarcity have for the satisfaction of want? रिसोर्स की स्कार्सिटी है उससे वॉन्ट्स के ऊपर क्या असर होता है, क्या रिजल्ट पड़ता है, व्हाट इम्प्लीकेशंस, क्या असर होता है, किसका किसका, डज रिसोर्स स्कार्सिटी, रिसोर्स की स्कार्सिटी है उसकी वजह से क्या समझे हम, क्या असर होगा किस पे, for the satisfaction of want, not all the wants can be satisfied। रिसोर्स की स्कार्सिटी है
पीछे से रिसोर्सेज कम है, तभी आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सिंपल, क्लियर। देन कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी, अब यहाँ पे ना इन्होंने बीच में एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, इफ एनी, अगर तुम्हें कोई पसंद आता है तो, इकोनॉमी इज विदाउट स्कार्सिटी, नीचे दी हुई ऑप्शन में से वो ऑप्शन टिक करो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है उस इकोनॉमी के बारे में, उस देश के बारे में जहां स्कार्सिटी है ही नहीं। पहले तो क्वेश्चन ही गलत है, क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां स्कार्सिटी हो ना? तो ये तो तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नन ऑफ द अबव, हमें पसंद ही नहीं आई कोई। इफ एनी, इन्होंने स्पेशली बोला अगर तुम्हें पसंद आती है तो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से वो ऑप्शन टिक करो वो इकोनॉमी के लिए जो विदाउट स्कार्सिटी है, जिसके पास हर चीज अनलिमिटेड है। मैंने तो पहले ही बता दिया था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हर इकोनॉमी के पास वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। एवरीबडी हैज टू फेस दैट प्रॉब्लम। कुछ को ज्यादा करनी पड़ती है, कुछ को कम करनी पड़ती है। मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आपको इन्होंने क्या क्या लिखा। प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, पसंद आई? नहीं आई, ठीक है। अब मिथिकल इकोनॉमी वेयर इकोनॉमी एवरीबडी इज बिलियनियर। मिथिकल का मतलब समझते हो, एक वहम वाली, एक इल्यूजन है जहां पे हर बंदा क्या है, बिलियनियर है, ऐसा तो मैं पसंद करूंगी, ठीक है। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पीपल, क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सकती है? बहुत कम है बच्चे, हमेशा रिच और पुअर तो हर सोसाइटी में होते ही होते। मुझे कोई पसंद नहीं आई, दैट्स व्हाई द आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्लियर? देखो पहले तो इसके क्वेश्चन से ही समझो कि कोई भी इकोनॉमी विदाउट स्कार्सिटी होती ही नहीं है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शंस में से कोई सही हो ही नहीं सकता। ओके, देन आई थिंक सो एक दो क्वेश्चंस और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव, पता नहीं ये डाउट क्यों आया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? व्हाट इज नॉर्मेटिव? ऐसी कौन सी है स्टेटमेंट जिसमें सजेशन है? ओके, सजेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इज दिस अ सजेशन? दिस इज, हम ये तो सिर्फ ये बता रहे हैं, ये तो फैक्ट है, आप इसको प्रूव कर सकते हो कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, अगर इंडस्ट्री सेटअप होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है, ये तो पता है हमें, ठीक है, ये तो फैक्ट है। चलो, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। अब ये बताओ, अब मेरे को लगता है ये इसमें आपको कंफ्यूजन ना हुई हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है? यार माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, इन्वायरमेंट को भी स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो मत समझना, होल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो, उन्होंने नहीं लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी नहीं करता, इट डजंट स्टडी अबाउट ओनली कंज्यूमर, ठीक है। सप्लाई कैसे होगी, मार्केट्स कैसी हैं, पूरी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, सबके बारे में बात करता है यार, ठीक है। ओके, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ सजेशन, व्हाट ऑट टू बी नहीं है ये कि ऐसा होना चाहिए। ओके, मैं अभी सी नहीं पढ़ रही हूँ, तुमने देख लिया कि ये सही है। ओके, इंडिया स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन नेशनल डिफेंस, इज इट अ सजेशन? ये तो फैक्ट है, तुम तो प्रूफ कर सकते हो, हमारा बहुत सारा पैसा मोदी कर रहा है अभी खराब, ठीक है, हमसे ले लेके डिफेंस पे कर रहा है खर्च, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, सी पसंद आती है नहीं भाई, छोड़िए, हमने क्या है, मिनिमम वेज, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था यार, ये तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है। द मिनिमम वेज रेट शुड बी, कैसे, पर डे, जो हमें देना चाहिए हर बंदे को 200 पर डे देना चाहिए। इसका कोई फैक्ट हो सकता है? तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते, तुम तो यहाँ पे 2000 भी लिख सकते हो यार, ठीक है, तुम्हारा बिलीफ है, तुम्हारा ओपिनियन है, व्हाट शुड बी है, ठीक है, कि यार इतना हो जाना चाहिए, कोई भी इसके पीछे बेस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, सिंपल, क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू डिस्कस, 108 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द केसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाइज? अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यू हैव टू ऑप्शंस, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। यू नीड टू फॉरगॉन द सेकेंड ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी एग्जांपल है, 10,000 रुपए हैं, दो चीजों का ऑप्शन है परचेज करने के लिए, मोबाइल ले लो या कोई और चीज ले लो, दोनों खरीद सकते हो क्या? नहीं, हम एक ही चीज को खरीद सकते हैं। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो हमें दूसरी को
छोड़नी पड़ेगी, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही तब है अगर एक चीज का ऑल्टरनेटिव है। मुझे अब एक चीज बताओ, तुम्हारे पास एक कमरा है, ठीक है, उसके दो ऑप्शंस है, या तो उसको रेंट पे चढ़ा दो या वहां पे कोचिंग स्टार्ट कर लो। यू हैव टू ऑप्शंस, आप उसमें से एक चूज करोगे, ठीक है। सपोज करो मैंने चूज किया कि मैं रेंट पे चढ़ाती हूँ इसको, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं वहां पे कोचिंग स्टार्ट करती तो मुझे उससे जो भी इनकम आती, तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट, जो मेरी इनकम का लॉस हुआ। अब एक रूम है, उसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है मेरे पास कि रेंट पे चढ़ा दूं, उस एरिया में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता ही नहीं है, यू हैव नॉट अनदर ऑप्शन, ठीक है। रूम है, एक ही ऑप्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नुकसान होना, तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था करने के लिए। अब पढ़ो, पहला छोड़ दो, ठीक है, दूसरा पढ़ो। रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लिमिटेड यूज की कहां से बात आ गई यार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमेशा बात आती है कि एक चीज के 2 से 3 यूजेस है, लिमिटेड यूज की तो बात ही नहीं आ रही है। आप रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात थोड़ी कर रहे हो यहाँ पे, आप ये बात कर रहे हो कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट कौन सी स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है। चारों में से कहां पे आप बोलोगे कि हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं आपको बोलती हूँ रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आती है यहाँ से? कोई नहीं समझ में आती है। सी, रिसोर्सेज हैव नो यूज, है कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, पहला ही यूज नहीं है, ठीक है। नन ऑफ द अबव, चलो पहले ए तो पढ़ लें फिर नन ऑफ द अबव देखेंगे। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक रिसोर्स है, 2 से 3 ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, सारे यूजेस को नहीं कर पाओगे, एक ही यूज को एक टाइम पे कर पाओगे, बाकी के छोड़ने पड़ेंगे, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? ओके, हाँ जी क्लियर, ओके। These were the doubts of unit 1, ओके। अभी यूनिट 2 नहीं स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि इलास्टिसिटी वाला चैप्टर अभी मैंने करवाया नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक टू डू फॉर टुडे इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां से भी एक या दो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिमांड जब मैं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, डिमांड मींस थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंबाइंड की बात करती हूँ, ओके। चलो, मैंने ना जब आपको डिमांड फंक्शन करवाया था तो उसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। क्या? इट इज वन साइडेड, ओके, जब आप एक फैक्टर के बारे में बात करते हो तो बाकी के फैक्टर्स, एंड एक तीसरा बताया था, किसी को याद है? इट इज डैश नॉट डैश, इट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। अब मतलब ये एक लिमिटेशन थी, उस लॉ की लिमिटेशन थी कि यार हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी परसेंटेज से चीजें चेंज होती हैं, कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, कितने परसेंट से प्राइस चेंज होगी, हमें नहीं पता चलता। तो वो चीज को पूरा करने के लिए आपके पास ये चैप्टर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सारी की सारी क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। अब पहले तो यहीं से समझो, योर डिमांड फंक्शन पीएक्स, पीवाई, इनकम, इन्हीं 3 के ऊपर बेस्ड है आपका ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर, ठीक है। जब आप प्राइस का और डिमांड का रिलेशन पढ़ोगे, ठीक है, जब आप ये देखोगे कि कितने प्रतिशत परसेंट प्राइस चेंज हुई, उससे कितने परसेंट डिमांड चेंज हुई, ठीक है, वो आपकी पहली इलास्टिसिटी। देन अगर आप पी वाई का इफेक्ट पढ़ते हो, इसका मतलब है कितने परसेंट किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया, उसकी वजह से कितने परसेंट मेरी डिमांड में फर्क आया, ठीक है। तीसरा, कितने परसेंट इनकम में चेंज आया, उससे कितने परसेंट डिमांड में चेंज आया। इससे आपकी 3 इलास्टिसिटीज बनती है। जब आप पीएक्स का फैक्टर पढ़ते हो, इट इज प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आप पढ़ते हो पी वाई, किसी और की प्राइस है, किसी और की डिमांड है ना, दिस इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी, ओके। एंड जब आप वाई के बारे में पढ़ते हो, आप इनकम का इफेक्ट देख रहे हो, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। हालांकि एक और भी इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में कवर्ड है, दैट इज एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, लेकिन जब वो मैं करवाऊंगी तभी आपको बता दूंगी कि क्या होती है। अभी आपके लिए ये 3 समझनी है आपको मेन, ओके। चलो, सबसे पहले इसमें इलास्टिसिटी वर्ड जुड़ा हुआ है,
इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है वो ये बन के आता है कि ये एब्सोल्यूट मेजर है या रिलेटिव मेजर है। यस, करेक्ट हो कि ये रिलेटिव मेजर है। व्हाई दिस इज रिलेटिव मेजर? देखो रिलेटिव का मतलब क्या है कि दो चीजों को रिलेट करना इजी है, ठीक है। अगर सपोज करो आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, आपको दोनों की इलास्टिसिटी को मेजर करना है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। इलास्टिसिटी सिंपल मतलब कि किसकी डिमांड में चेंज ज्यादा आता है। अभी के लिए इतना समझो, किसकी डिमांड में चेंज ज्यादा आता है आपको वो देखना है। अब सपोज करो ये किलोग्राम में और ये सेंटीमीटर में, कैन यू रिलेट? कैन यू रिलेट? नो। अगर यूनिट्स अलग अलग हैं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसके चेंजेस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है, एंड इसके भी चेंजेस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी। यूनिट हट गई, यूनिट हट गई। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ कि किसकी इलास्टिसिटी में फर्क है या नहीं है, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज चेंज, आपने स्टैट्स में किया हुआ है वैसे ये पार्ट, ठीक है। इसमें आई डोंट नो कि सीए फाउंडेशन में आपको कितना टॉपिक कवर है, लेकिन +1 +2 में आपने ये पढ़ा हुआ है। आपने कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ा है, आपने डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे आपने पढ़ा था कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और उसके फॉर्मूलाज हमेशा परसेंटेज में होते थे, ठीक है। वो क्यों होते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉफिशिएंट, दिस इज ऑल्सो कॉफिशिएंट ऑफ डिमांड जो अभी आप पढ़ रहे हो, कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यही पढ़ रहे हो अभी भी आप, ठीक है। ये आप क्यों करते हो? आपने इसको कॉफिशिएंट का नाम क्यों दिया है? बिकॉज इसमें जो जितने भी चेंजेस हैं वो आप किस में मेजर करने वाले हो? परसेंटेज में। एक सीधी सी एग्जांपल देती हूँ। प्राइस है, पहले 10 थी फिर 5 हो गई, ठीक है। अब इसमें मेरे को चेंज देखना है, और मैंने आपको ये स्लोप कैलकुलेट करते टाइम बताया था कि जो चेंज आप कैलकुलेट करते हो दैट इज ऑलवेज न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये -5 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये -5 यूनिट कैरी करता है या नहीं करता है? करता है। अभी तो मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ही नहीं किया। 5 रुपीज अभी ये आ रहा है -5 रुपीज, मतलब -5 का मतलब क्या है? 5 रुपए से प्राइस गिर गई है। ओके, यूनिट कैरी हो रही है, ठीक है। अगर मुझे इसकी यूनिट को खत्म करना होगा तो मैं क्या करूंगी? 5 - 10, है ना, दिस इज -5। जब आप सिंपल प्लस माइनस करते हो ना, आप उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करते हो। दिस इज एब्सोल्यूट कन्वर्जन। ये वाली एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? विच कैरी यूनिट्स। कोई भी ऐसी चीज जो यूनिट कैरी करती है, मुझे यूनिट नहीं चाहिए, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगी। परसेंटेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम बेस पे कैलकुलेट करते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल, 5 प्राइस थी मान लो, या 10 पे पहुंच गई है, ठीक है। आप बोलोगे कि 5 रुपीज बढ़ गई है, 5 रुपीज, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितने परसेंट प्राइस बढ़ गई है? कितने परसेंट, कितने परसेंट प्राइस बढ़ गई है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ जरा। 10 - 5 डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड, डिवाइड किससे करोगे? अच्छा, परसेंटेज के ही आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। एक चीज यहाँ पे थी, रुको, एक चीज यहाँ पे थी, एक चीज यहाँ पे, दोनों में गैप आया। नो, नॉट टोटल, दैट इज इन आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है। मेरे साथ साथ चलो, आगे नहीं, स्पीड नहीं पकड़नी, ठीक है। पहले आप यहाँ पे खड़े थे, अब आप यहाँ पे पहुंच गए हो, आपने डिस्टेंस कवर किया कोई ना कोई, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपने कितने परसेंट डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया? 10 10 -5, ओके, 5 रुपए का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन मुझे अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको, आपने यहाँ पे 100% आगे बढ़ गए हो। आप पहले 5 पे थे, 5 और आगे बढ़े, 10 पे पहुंच गए हो। कैसे पता चला? ये कैसे पता चला आपको? 10 - 5 डिवाइड किससे करोगे? आप किसके ऊपर, कौन सी वैल्यू के ऊपर चेंज देखना चाहते हो? आपने जो 100% का चेंज लेके आए हो वो कौन सी वैल्यू पे लेके आए हो? 5 पे लेके आए हो या 10 पे लेके आए हो? ये बताओ मुझे सिर्फ। 5 पे लेके आए हो, 5 के बाद 100% चेंज हुआ है या 10 के बाद 100% चेंज हुआ है? ये समझो आप, 5 के ऊपर 100% चेंज हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 5/5 इंटू 100, 100%।
अगर आप नीचे 10 ले लेते हो, इसका मतलब क्या पता है कि 10 के बाद चेंजेस आए हैं, 10 के ऊपर चेंजेस आए हैं, 10 के ऊपर परसेंटेज चेंज हुई है। लेकिन अभी परसेंटेज चेंज कौन सी वैल्यू पे हुई है? 5, ओल्ड वैल्यू पे परसेंटेज चेंज हुई है। ठीक है, तो अगर तो आप सिंपल 5 ये वाली वैल्यू को लो, अभी ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है, ये सिंपल वैल्यू है, दिस इज एब्सोल्यूट मेजर। लेकिन पूरे के पूरे इलास्टिसिटी के चैप्टर में मैं कहीं भी एब्सोल्यूट मेजर नहीं लेती हूँ, मैं सिंपल चेंज वर्ड नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट से चेंज इन प्राइस, गलत है। चेंज इन प्राइस का मतलब -5 है, मुझे चेंज इन प्राइस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए। तो 5 - 10 ओवर किससे करूं? अभी ओवर किससे करूं? 10 ओल्ड वैल्यू। बच्चा ओल्ड वैल्यू पे ही चेंजेस आते हैं। तुम्हारे पहले 5 नंबर आए थे किसी टेस्ट में, ठीक है, फिर 10 आ गए, तुमने 5 मार्क्स बढ़ाए, नाउ दिस कैरी यूनिट्स 5 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं क्या कह रही हूं, तुमने कितने परसेंटेज अपनी मार्क्स में इंक्रीज किए, निकालो। पहले 5 नंबर आए थे, फिर 10 नंबर आ गए हैं, अब बताओ कितने परसेंट तुमने इंक्रीज किया है अपने मार्क्स में? 100। कैसे निकला? 5 के ऊपर किया ना, 5 के बाद 5 और लिए ना, 10 के बाद तो 5 और नहीं लिए ना। तो बेस वैल्यू परसेंटेज हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ऑन ओल्ड वैल्यू, कि किसके ऊपर प्लस हुए या किसके ऊपर माइनस हुए, ओल्ड वैल्यू। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अभी यहाँ पे यूनिवर्सली नहीं बोलूंगी क्योंकि आंख में थोड़ा सा आपका कंसेप्ट वरना हिल जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, ये जो पूरा चैप्टर है, ये कौन सा मेजर है? दिस इज रिलेटिव मेजर, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा गया है। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, देखो ये वर्ड बार बार यूज होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय, इसका ना फॉर्मूला ये यूनिवर्सल रहता है, परसेंटेज चेंज इन, ऊपर हमेशा क्या आएगा? न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी क्वांटिटी डिमांडेड। आप किसके ऊपर चेंज देख रहे हो? किसके ऊपर चेंज देख रहे हो? नहीं, आपको याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, मुझे नहीं लगता आपने पेपर दिया है। ये था, मैंने पिछले चैप्टर में भी इसको बहुत क्लैरिफाई करके बताया था कि यार आप किस कौन से फैक्टर पे चेंज देखना चाहते हो? डिमांड पे। डिमांड पे कौन से फैक्टर का इफेक्ट देख रहे हो? कौन से फैक्टर का? या तो प्राइस का, या रिलेटेड का, या इनकम का। लेकिन कौन सी चीज पे इंपैक्ट देख रहे हो? दैट विल रिमेन कांस्टेंट ना, ठीक है। एक बार आपने प्राइस का इंपैक्ट देखा डिमांड पे, एक बार आपने रिलेटेड का इंपैक्ट देखा डिमांड पे, एक बार आपने इनकम का इंपैक्ट देखा। ओनली फैक्टर इज चेंजिंग, जिसका इंपैक्ट देख रहे हो, लेकिन जिस चीज पे इफेक्ट देख रहे हो दैट इज कांस्टेंट ना, दैट इज कांस्टेंट। तो न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। जिस भी फैक्टर की बात कर रहे हो, अगर ये प्राइस की बात कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय पी एक्स हो जाएगा, अगर y की बात कर रहे हो तो डिवाइड बाय पी वाई हो जाएगा, अगर इनकम की बात कर रहे हो तो डिवाइड बाय इनकम हो जाएगा। फॉर्मूला रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? ओके, अब देखो, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर चेंज होता रहेगा, लेकिन किस चीज पे इंपैक्ट देख रहे हो? डिमांड, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, न्यूमरेटर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो हमारे पास 4 तरीके की इलास्टिसिटी है जो हमें कवर करनी है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मैंने अभी आपको नहीं बताया, न्यू कंसेप्ट है, एंड में बता दूंगी। देन किसने दिया था ये वाला कंसेप्ट? ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, तो आपका वेरी फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे कवर करना है, दैट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। डिनोमिनेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कौन सी प्राइस? ओन प्राइस, क्योंकि प्राइस भी 2 तरीके की है, या तो रिलेटेड है या ओन प्राइस है। तो अभी हम ओन प्राइस वाली बात कर रहे हैं। देखें जरा क्या लिखा है, कहते हैं जो डिमांड है वो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। डिमांड आपकी इधर को जा रही है, प्राइस आपका इधर को जा रहा है, लेकिन क्या हमेशा इतनी प्राइस चेंज हुई तो इतनी डिमांड चेंज होगी? क्या ये हमेशा होगा? नहीं। कहते दिस वेरीज, द चेंज वेरीज
ये तो पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, ये तो मुझे पता है कि यहाँ डिमांड और यहाँ प्राइस रहेगी, लेकिन जो इफेक्ट होगा डिमांड के ऊपर वो हर बार अलग होगा। क्या? सपोज करो इतना प्राइस में फर्क आया, कई बार डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, बहुत ज्यादा, कई बार डिमांड बहुत कम, कई बार डिमांड सेम रहेगी, ठीक है। तो ये जो मैं ये वाले एरोज लगा रही हूं, द वैरायटी ऑफ चेंजेस, कि कितना चेंज आता है, डिमांड पे ज्यादा चेंज आएगा, डिमांड पे कम चेंज आएगा, या डिमांड पे नहीं चेंज आएगा, वो आपने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ना है। आपको आगे यही चीज लिखी हुई है, समटाइम द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेस कंसिडरेबली इवन फॉर अ स्मॉल प्राइस चेंज। कई बार डिमांड इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है इतने से प्राइस की वजह से, कई बार प्राइस इतना हिल जाता है डिमांड चेंज नहीं होती, ठीक है। तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल इन केस ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स की प्राइस हल्की सी भी हिलती है ना, डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाती है, बिकॉज दैट इज कवर्ड नॉर्मली इन लग्जरीज, वो कोई जरूरी नहीं है चीज, अगर आपकी प्राइस बढ़ती है यू कैन पोस्टपोन योर डिमांड, ओके। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसकी डिमांड इफेक्ट होती ही नहीं है, विच इज नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस, लाइक सॉल्ट, नमक। ये नमक की क्यों एग्जांपल लेते हैं, इसको ना कई बार साल्ट भी बोल देते हैं, ये मेडिसिन की भी एग्जांपल हो सकती है और नमक भी हो सकता है। मेडिसिन अगर आप लेते हो तो दैट इज एसेंशियल, अगर नमक लेते हो तो दैट इज नॉट कॉस्टली आइटम, सस्ती है इस वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स चाहिए ही चाहिए, नेसेसिटीज है पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर नॉट कॉस्टली आइटम है, टूथपेस्ट, मैच बॉक्स, इन सब की डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं आता है, ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, नाउ दिस इज द डेफिनेशन, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, कौन सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, वही लिखा गया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गिवन चेंज इन own price of the commodity. Is it clear? Okay, its degrees that we will start tomorrow. आज का आपका होमवर्क है, आपको इतना ही पढ़ के आना है, okay? Thank you very much, मिलेंगे कल, bye bye, take care.